Hi class. I think all of you are surprised that मैं इस तरह से आपको वीडियोस क्यों सेंड कर रही हूँ या फिर मैंने वीडियोस जो हैं अपने वो यूट्यूब पे क्यों अपलोड किए हैं. And I think you all know the reason. I'll be leaving you guys in the mid of the session again. I know most of you are not happy about this. Like, I'm very sorry, guys, and I'm feeling really bad about this thing that I'll have to leave you like this. I know there will be some other teacher who will be teaching you, um, and I hope all of you get really good marks in your board exams. I'm not sure when I'll be joining you back, but मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बीच में छोड़ूं. For all those at least who actually like my way of teaching, yeah, who actually loves me when I teach in class. Uh, so that's why I have decided कि जितने भी topics हैं आपके syllabus के वो सारे मैं as video आपको provide कर दूँ along with NCERT solutions and some other extra questions also. I'll be uploading some extra question practice papers and everything. So in case there is no teacher to teach in class, you won't feel abandoned, right? You can always watch the videos, and I think these will be sufficient for your board examination. अगर आप इनको भी अच्छे से ready कर लेते हैं, all of you are going to score really good marks. तो अभी तक हमने क्या किया है, derivatives तक हम पढ़ चुके हैं. The next topic that we are supposed to do is applications of derivatives. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है इस टॉपिक में. तो इसमें इनिशियली ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. उसके बाद है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टॉपिक्स जो है हमारे हैं. रेट ऑफ चेंज हमें करना है बेसिकली. उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम करेंगे. टेंजेंट एंड नॉर्मल इस बार के आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना. सिमिलरली अप्रॉक्सीमेशन जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना है. लास्ट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में करना है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो ये सारे टॉपिक्स अभी हम करने वाले हैं. मुझे लगता है एक सिंगल वीडियो में मैं आपके एटलीस्ट एनसीईआरटी के ये सारे टॉपिक्स आई होप मैं कवर करा दूंगी. एक नहीं तो दो वीडियो में तो हो ही जाएगा. ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्लास. ठीक है, let's start with rate of change. Let me just introduce why are we going to do this topic application of derivative and कहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो यूज होता है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है. अभी हमने डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव्स में आपने dy बाय dx पढ़ा. ये dy बाय dx हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा था. दिस वाज बेसिकली change in y with respect to x. चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये है कि जब हमारा x चेंज हो रहा है, अगर हमारे x की वैल्यू जो है वो चेंज हुई, उसके रेस्पेक्ट में हमारा y कितना चेंज हुआ, दैट इज dy बाय dx. dy बाय dx का या फिर रेट ऑफ चेंज का एक बेसिक एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जाना है एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक. ठीक है, अब ए से लेके बी तक का हमारा फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है. और मान लीजिए 30 किलोमीटर आपने 30 मिनट में हो तो नहीं सकता, बट अगेन एग्जांपल ले रहे हैं, तो 30 मिनट में आपने इसको कवर किया. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 30 मिनट में अगर आपने कवर किया है तो आप लगातार 30 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चला रहे थे. क्योंकि बेसिकली अब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, फिजिक्स में पढ़ते हो कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही होता है. तो इसके हिसाब से तो हमारे पास डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और टाइम है 30 मिनट्स. दैट मीन्स यू आर ड्राइविंग विद द स्पीड ऑफ व्हाट 1 किलोमीटर पर मिनट. अगेन नॉट पॉसिबल, बट ठीक है, लेम एग्जाम्पल है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वन
किलोमीटर पर मिनट के ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ फोकस चला गया, बट 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से आप चला रहे हैं इसको, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप लगातार जो है इसी स्पीड से, दिस इज 1 किलोमीटर पर मिनट, इसी स्पीड से आप बी पॉइंट तक पहुंच गए। ऐसा नहीं होता। रास्ते में कहीं पे गड्ढे आ गए, आपकी स्पीड कम हो गई, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, आपकी स्पीड कम हो गई, रास्ते में आप बिना हेलमेट के जा रहे थे, पुलिस वाला दिख गया, आपकी स्पीड और तेज हो गई। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी स्पीड जो है दूसरे पॉइंट के बराबर नहीं रहती, वो क्या है, चेंज हो रही है लगातार, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास एक स्पीड ब्रेकर आ गया था और ये था 10 किलोमीटर आप यहाँ तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट आया पी, यहाँ आ गया स्पीड ब्रेकर, हमारी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ आ गया एक चेक पोस्ट, हेलमेट हमने लगाया नहीं था, यहाँ हमारी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड में कितना चेंज आया, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज, ठीक है। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज। तो अगर हमारा टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज x और हम अपना टाइम ले रहे हैं t, तो दिस dx by dt is showing you the rate of change of speed, है ना, रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है। मान लीजिए हमें निकालना है जब हमारे x की वैल्यू 10 थी, x की वैल्यू 10 मतलब कि जब हम 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, या अब जब हम 20 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है जो कि हम 15, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू है हमारी, 15 है, मतलब 15 किलोमीटर जब हम कवर कर चुके हैं, इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज। तो वो क्या होगा, कुछ नहीं, x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 15। तो x15 पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट द डिस्टेंस 15 किलोमीटर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज। अगेन लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कि अगर आपके पास एक बलून है, आपने बलून को ब्लो किया, सही बात है, किया। अब जब आप बलून को ब्लो करोगे तो उसे ब्लो करने के बाद क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है, एक तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा बलून, हमने क्या किया, बलून को ब्लो किया। बलून को ब्लो किया तो सबसे पहली चीज जो इंक्रीज हो रही है वो है हमारा रेडियस। दूसरी चीज जो इंक्रीज हो रही है दैट इज आवर एरिया। तीसरी चीज जो इंक्रीज हो रही है दैट इज आवर वॉल्यूम, ठीक है। ये तीनों चीज किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होगा तो वो एरिया को इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो वो वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा। तो सिर्फ रेडियस के चेंज होने से हमारा एरिया भी चेंज हो रहा है और हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस को अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि से आर रेडियस इज आर एरिया इज ए एंड वी आर टेकिंग आर वॉल्यूम एज वी, ठीक है। तो दिस area will be changing with respect to the radius. That means when our radius is changing, our area is changing accordingly. And what is the rate of that change that we are supposed to calculate in our given question. Similarly हमारा radius change हो रहा है तो उस radius के change होने पे हमारा volume कितना change हो रहा है, that is the rate of change of the volume. अब ऐसा नहीं है कि आप लगातार हवा भरे ही जा रहे हैं, है ना। एक बार आपने बहुत ज्यादा हवा भर दी, बलून बहुत ज्यादा फूल गया, फिर एक दूसरे थोड़े देर बाद रेडियस थोड़ा कम चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली थोड़ा कम चेंज हुआ। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस पे आपका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो हम गिवन, हमें जो आर का वैल्यू गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे निकालते हैं, ठीक है। हमें आर दिया होगा कि मान लो आर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो जब हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर था उस वक्त हमारा वॉल्यूम जो था वो कितना बढ़ा, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू आर। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई है। कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। पहले हम एनसीईआरटी ले रहे हैं, एनसीईआरटी विल फिनिश देन विल गो टू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। तो आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज को हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा पहला हमारा जो एग्जांपल है वो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमें कह रहा है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। हमारे सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब जो एरिया चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दैट आर एरिया इज चेंजिंग, और हमें रेट जो निकालना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही निकालना है, ठीक है। तो रेडियस में निकालना है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जितनी चीजें हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है तो उसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं कि लेट हमारा जो रेडियस है दिस रेडियस बी इक्वल टू आर, ठीक है। रेडियस हमारा आर है। अब अगर रेडियस आर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल विल बी, सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब दिस विल बी डी बाई डी आर, एरिया की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई इज अ कांस्टेंट विल रिमेन सेम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई आर। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें तब निकालना है जब आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट डी ए बाई डी आर व्हेन आर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे 5। तो दिस विल बी 2 इंटू पाई इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 पाई। तो दिस इज द rate of change of area. This will be centimeter square per centimeter unit. You also have to write. So this will be 10 pi centimeter square per centimeter, एरिया का यूनिट और साथ में हमारे रेडियस का यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, the volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है एट दिस रेट, कि विच रेट, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमें यहाँ पे दिया हुआ है। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका, सरफेस एरिया का। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको पता है लिख लो। क्या क्या पता है, क्यूब है, क्यूब है तो उसकी साइड होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है और सरफेस एरिया जो है वो साइड पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब कितनी है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर साइड ऑफ क्यूब ए सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमारा जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जिसे हम फिलहाल यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं बाय एस, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम को अभी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे दैट इज v। वॉल्यूम हो जाता है हमारा a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया तो हम यहाँ पे यूनिट्स भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या बोला है इसने, अभी हमें कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब dv बाय dt जो है ये हमें पता है, कितना है, 9 है, अच्छी बात है। dv बाय dt मतलब दिस विल बी d बाय dt, v हमें पता है, हमने अभी लिखा कितना होता है, a क्यूब होता है। इसका मतलब दिस विल बी 3a स्क्वायर
dA/dt। और दिया कितना हुआ है, ये हमें 9 दिया हुआ है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि a² dA/dt हमें कितना दिया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमें सारी इंफॉर्मेशन अभी सिर्फ क्वेश्चन से मिली है, हमने अभी कुछ भी अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया। अब और हमें इसने क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ds/dt, ये हमें निकालना है यहाँ पे। ds/dt मतलब d6a² बाय dt। और निकालना कब है, तब निकालना है व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर्स। मतलब जब हमारा ए जो है कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तब हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छी बात है, इसका मतलब वी कैन से ये 6a², दिस विल बी 12a dA/dt, ठीक है। दिस इज योर ds/dt। कब निकालना है, जब a कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। a तो हमें पता है यहाँ से, dA/dt कहाँ से आएगा, dA/dt हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो dA/dt इज इक्वल टू, दिस इज dA/dt विल बी इक्वल टू 3/a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12a इंटू 3/a²। और a भी हमें पता है, वैसे तो हम यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक ही बचेगा। तो दिस विल बी 12 इंटू 3, और a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस विल बी 3.6। नाउ द यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हमारा जो चेंज ऑफ एरिया है दैट इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम क्लास, एंड स्पेशली उमर, आई होप तुम देख रहे हो और पढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 3 इज देयर। एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन छोटे से हैं, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं। चलो देखो, एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उमर जैसा एक बच्चा था, खाली बैठा था, और उसने फिर क्या किया, एक शांत लेक के अंदर एक पत्थर को फेंक दिया। अच्छा किया। अब आपको पता है जब भी आप क्या करते हो, कोई भी लेक में या फिर कहीं भी किसी भी वाटर वाले सोर्स में आप एक थ्रोन को जो है एक स्टोन को जो है थ्रो करोगे, नॉट थ्रोन को, स्टोन को थ्रो करोगे, तो क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, और वो पहले एक छोटा सर्कल बनाती है, देन बड़ा सर्कल बनाती है, एंड द एरिया ऑफ सर्कल कीप्स इंक्रीजिंग। क्या क्या इंक्रीज होता है, यहाँ से हमारा रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा एरिया जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें करना क्या है, ये कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड waves moves in circle at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया, इसका मतलब ये आपको क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसने आपको यहाँ पे दिया है। कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट आएगा जहां हमारा जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर बन गया, तो उस पॉइंट पे हमारा जो एनक्लोज्ड एरिया है वो कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है कब, जब मेरा रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अगेन ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे कॉपी नहीं करने की मैम करा रहे हैं तो चलो एक काम करो, कॉपी कर लो, ट्राई करो, खुद ही सॉल्व करो, उसके बाद अगर लगता है कहीं प्रॉब्लम है
देन यू कैन टेक थोड़ा सा हेल्प, है ना। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सर्कुलर वेव्स है तो हम उसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ध्यान रखिए हमें दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी दे दिया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है। निकालना क्या है, एरिया। पहले तो एरिया बताओ होता कितना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव कितना हो जाएगा, दिस विल बी दिस सर्कुलर वेव area is always pi r square. This implies rate of change of area क्या हो जाएगा, change of area। मान लो ये एरिया हमारा a था, तो ये हो गया डी ए बाय डी टी, विच इज डी बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। किस पॉइंट पे निकालना है, जब हमारा आर कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप निकाल ही सकते हो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। वाह, रब भी नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये हो गया। अब दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। दिस इज आर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, डी आर बाय डी टी चाहिए, सब पता है। तो ये हो गया हमारा 2 पाई, आर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कब निकालना है, जब ये 10 हो। और हमारा जो डी आर बाय डी टी है वो हमें दिया हुआ है कितना, दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो ये हो जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से बहुत ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, बट अगेन इंपॉर्टेंट है तो करना ही है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।